हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। इसमें हमने चैप्टर 11 तक पहले पढ़ लिया है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर के जरूर देखें। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए राजा एवं राज्य, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे स्कूल के अंदर, तो उनको भी आप ये वीडियो जो है दिखा सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी नॉलेज जो है वो भी गेन हो। ठीक है। और ये हम सीटेट की तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो आप उसके लिए भी जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस अध्याय को, जिसका नाम है नए राजा एवं राज्य। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में बहुत सारे सत्ता के केंद्र उभर कर सामने आए। सत्ता के केंद्र का मतलब होता है नए नए जो है ना राजा या नए नए राज्य जो है ना वो उभर करके सामने आ गए। यानी कि जो साम्राज्य एक राजा के अधीन और वो इतना बड़ा था, उसमें से क्या हुए, छोटे छोटे टुकड़े उसके बनने लग गए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। और उसमें से प्रत्येक में से एक एक राजा बनने लग गया। तो ऐसा क्या हुआ कि सत्ता के केंद्र यानी कि अलग अलग केंद्रों में अलग अलग सत्ताधारी जो है वो उभर करके सामने आ गए। यानी कि जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो कई हिस्सों में बट गया। उस समय कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक क्रियाविधि का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। दक्षिण भारत में पहलव के पतन के पश्चात चोल साम्राज्य का उदय हुआ। चोलों के अधीन तमिल साहित्य एवं स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ। अब देखिए यहाँ पर आगे बता रखा है 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य प्रमुख राजवंश, यानी 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में जो प्रमुख राजवंश थे, यानी कि ऐसे राजवंश जो काफी बड़े थे और काफी अच्छे से फैले हुए थे। तो देखिए पहला कौन सा था इसमें, गुर्जर प्रतिहार। वर्तमान राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्रों में ये लोग शासन करते थे, यानी कि अभी के ये राज्य क्या है, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पर इनका शासन था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कूट, इनका सत्ता केंद्र दक्कन पठार के पश्चिमी भाग में था, यानी कि दक्कन का जो पठार है हमारा डेक्कन प्लेटू जो है उसके वेस्टर्न हिस्से में था। वर्तमान में यह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश में शामिल है। इसके बाद है पाल वंश। तो देखिए पाल वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार तथा बांग्लादेश के भूभाग पर इनका शासन था, यानी कि आज का जो पश्चिम बंगाल है यानी कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार और बांग्लादेश, यानी इनके जमीनों पर किसका शासन था, तो पाल वंश का। उसके बाद है चौहान। इसका सत्ता केंद्र क्या था, दिल्ली एवं अजमेर, यानी कि आज के दिल्ली और अजमेर में किनका राज था 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, तो चौहानों का। इस काल में दक्षिण भारत में चोल यानी कि तमिलनाडु में, चेर वर्तमान केरल के अंदर, ठीक है, यानी अभी का जो केरल है वहां पर चेर वंश का शासन था। तमिलनाडु जो है आज का वहां पर चोल वंश का शासन था। और पांड्यों यानी कि दक्षिणी तमिलनाडु के अंदर पांड्यों का शासन था। यानी यहाँ पर बताया गया है कि तमिलनाडु में किसका शासन था, तो चोल वंश का। वर्तमान केरल यानी कि जो आज का केरल है वहां पर किसका शासन था, तो चेर वंश का। और जो दक्षिणी तमिलनाडु है यानी कि तमिलनाडु का साउदर्न हिस्सा जो है वहां पर पांड्यों का नियंत्रण था, यानी कि वहां पर इनका शासन था। आगे देखिए क्या बताया गया, 7वीं शताब्दी के बाद के राजवंश, यानी कि 7वीं शताब्दी के बाद के जो राजवंश है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा प्रायः उन्हें अपने भात या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, यानी सामंत बनाते थे, वो अपना महल के अंदर रखते थे और मुख्य पदों पर उनको रखा करते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने की कोशिश भी करते थे, यानी कि जो उनके स्वामी हैं यानी कि जो राजा हैं, तो वो क्या चाहते थे कि उनका जो शासन या जो स्वामी भावना उनके ऊपर है, जो आधिपत्य कर रखा है उन्होंने, तो वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र हो जाए उसमें से। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, उदाहरण, कि दक्कन में राष्ट्रीय कूट जो थे, यानी ये ऐसे सामंत थे जो अपने स्वामी के आधिपत्य से अलग हो चुके थे, यानी कि उनके नियंत्रण से बाहर आ गए थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरन गर्भ, जिसका मतलब क्या होता है, सोने का गर्भ, ठीक है, इस नाम का एक अनुष्ठान किया। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि कर्नाटक के अंदर जो चालुक्य राजा थे ना,
शुरुआत में तो वे उसके अधीनस्थ थे, यानी कि उनके अधीन होकर काम करते थे, उनके अंडर में थे। लेकिन 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग जो था उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया कि भाई वो नहीं चाहता था कि वो उसके अंडर में रहे, जिस कारण युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद उसने क्या करा, अपने स्वामी को हरा दिया और हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। तो यहाँ से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सोने का गर्भ, ठीक है। और हिरण्यगर्भ जो है सबसे पहले, और हिरण्यगर्भ जो है वो क्या है, असल में एक अनुष्ठान है, यानी कि पूजा है, जिसे किसने करवाया था, दंती दुर्ग ने करवाया था, ठीक है। आपको यहाँ से कुछ इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। देखिए आगे इसी अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। जब हिरण्यगर्भ अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक, याजक मतलब यानी वो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है या जो करवा रहा है, जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो कौन करता है। देखिए यहाँ पे पहले बताया गया था कि राजा तो वही बनते हैं जो क्षत्रिय होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो क्षत्रिय तो नहीं है लेकिन वो राजा बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले ना क्षत्रिय बनना पड़ता था। लेकिन ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो क्षत्रिय बन जाएंगे, तो उनके लिए अनुष्ठान था। कौन सा अनुष्ठान था, तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। यानी ये अनुष्ठान अगर ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न हो जाए तो इससे ये माना जाता था कि जो याजक है यानी जो पूजा करवा रहा है वो क्षत्रिय ना होते हुए भी क्या बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, राजा बन सकता है, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कौन करवाता है, तो वो व्यक्ति करवाता है जो राजा बनना चाहता है या राजा बन सकता है, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं है, यानी कि जन्म से क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय वर्ण यानी क्षत्रिय क्लास का नहीं है, ठीक है। तो क्षत्रिय के अलावा और कोई अगर राजा बनना चाहता है तो उसको हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाना पड़ता था, जो ब्राह्मणों की सहायता से, जो ब्राह्मणों की सहायता से पूर्ण यानी संपन्न होता था, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्या होता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का प्रयोग किया। उदाहरण स्वरूप कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, यानी ये जो व्यक्ति थे ये क्या थे, ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, देखिए ये तो ब्राह्मण थे, इनका काम तो शास्त्र, देखिए ये तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का काम शस्त्र उठाना नहीं होता बल्कि शास्त्र उठाना होता है। लेकिन इन्होंने अपना जो परंपरागत पेशा था यानी कि ब्राह्मण का काम था इनका पूजा पाठ कराना, इन सब को छोड़ करके इन्होंने क्या करा, शस्त्र को अपना लिया। और क्या करा देखिए इसके बाद, तो क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए, यानी कि इन्होंने कर्नाटक में और राजस्थान में अपने राज्य जो हैं वो स्थापित कर लिए। तो ये भी देखिए जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, ये जन्म से क्षत्रिय तो नहीं थे, क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने शास्त्रों को छोड़ करके यानी कि इनका जो परंपरागत पेशा था, ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन था उसको छोड़ करके इन्होंने शस्त्रों को उठा लिया और कर्नाटक और राजस्थान को अपने अधीन कर लिया और वहां पर सफलतापूर्वक अपना राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि हिरण्यगर्भ आखिर क्या चीज़ है, तो ये एक अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान यानी कि ये जो पूजा है ये कौन करता है, तो ये वो व्यक्ति करता है जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, लेकिन राजा बनने के लिए उसे क्षत्रिय होना पड़ता था, तो वो इस अनुष्ठान को कर लेगा अगर ब्राह्मणों की सहायता से, तो वो क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है राज्यों में प्रशासन, यानी राज्यों में किस प्रकार प्रशासन जो है कार्य करती थी उसके बारे में बता रखा है। तो देखिए इसे भी, तत्कालीन कुछ राजाओं ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है भैया आप क्या करेंगे, आप जो सत्ता चला रहे हैं यानी कि जो आप रूल कर रहे हैं गवर्नेंस कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या करेंगे, इन व्यक्तियों की भी सहायता लेंगे, इनको भी क्या करेंगे आप भागीदार होने का यानी कि उसमें भाग लेने का जो मौका है वो आप देंगे, ठीक है। आगे देखिए, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान को क्या बोलते हैं भाई, उत्पादक बोलते हैं। ये असल में क्या करते हैं, उत्पाद जो है उपजाते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो किसान पशुपालकों कारीगरों से संसाधन के रूप में कर इकट्ठा किया करते थे। कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था, यानी कि जो व्यापारी थे
उनसे भी जो है टैक्स लिया जाता था, यानी कि व्यापारी से भी टैक्स लिया जाता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी, यानी कि टैक्स कौन वसूलेगा इसके लिए भाई उन्होंने पोस्ट पर कुछ अधिकारी रख रखे थे जो केवल टैक्स वसूलते थे। सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो इस पद पर बैठेंगे वो कौन होते थे, तो भाई जो ऐसा परिवार जो काफ़ी प्रभावशाली हो, यानी काफ़ी बड़ा हो, उनका काफ़ी प्रभाव रहता हो अपने एरिया में, तो उनमें से किसी को एक को क्या बना देते थे, वो अधिकारी बना देते थे जो कर वसूल करेगा। और ये वंशानुगत होती थी। वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे कि इस परिवार का कोई ए व्यक्ति जो है आज इस पद पर है, इसके बाद इसका मान लो बेटा है जो बी व्यक्ति है, तो इसके बाद ये अपने आप बन जाएगा, फिर इसका व्यक्ति सी, ये अपने आप बन जाएगा, फिर डी, ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं वंशानुगत, जो वंश में लगातार चलता रहे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पर होते थे, यानी कि सेना के प्रमुख बन जाते थे वे लोग, या प्रभावशाली परिवार का हिस्सा होते थे। राजा व्यक्ति है, अगर राजा का कोई दोस्त है, संबंधी है, तो वो तो डेफिनेटली प्रभावशाली परिवार से ही होगा। तो वही जो है ना इस तरह के पदों पर बैठते थे जहाँ से जो है कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाता था। आगे है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे विवरण होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई हैं जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। यानी कि प्रशस्तियां का मतलब होता है जो अपने बारे में प्रशंसा करवाता है। तो राजा ना एक व्यक्ति रखता था, यानी कि एक ऐसा लेखक रखता था, कुछ ऐसे काम करता था जो वो अपने ही बारे में क्या करता था, प्रशंसा करवाता था। तो वहीं बताया गया कि भाई शब्दशः जो हम इसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन इसे जिसने लिखा है ना वे काफ़ी महान विद्वान होते थे, यानी ब्राह्मण होते थे, उन्होंने इसको लिखा है। तो राजा जानबूझ करके अपनी प्रशंसा भी करवाते थे ताकि जो वहाँ के व्यक्ति हैं या जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो इनको याद रखें। आगे देखिए क्या बताया गया। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य राजतरंगिणी भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। यानी कि जो कश्मीर में शासक थे, राजा थे, उनके लिए जो है किताब लिखी गई जहाँ पे उनका इतिहास लिखा गया। उस किताब का क्या नाम है, राजतरंगिणी। ठीक है, ये वो किताब है, संस्कृत काव्य है। काव्य का मतलब होता है पोयम में लिखी गई है। ठीक है, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, तो ये कविता है, यानी कि पोयम में लिखी गई है। किन व्यक्तियों के ऊपर लिखी गई है, तो ऐसे शासक जो कश्मीर में अपना शासन करते थे। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक का नाम है और ये लेखक का नाम है। ठीक है, तो प्रशस्ति का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रशस्ति का मतलब होता है अपने बारे में प्रशंसा करवाना या किसी राजा की प्रशंसा लिखना। तो राजा इस तरह की चीज़ें किया करते थे, तभी हम उनके बारे में इतिहास में आज कुछ पढ़ पाते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। इसके बाद है धन के लिए युद्ध। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, यानी कि एक एरिया तक ही क्या थे, लिमिटेड थे। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। यानी कि ये मान लीजिए किसी एक राजा ए के अधीन क्षेत्र है, ये किसी राजा बी के अधीन क्षेत्र है, और बीच वाला हिस्सा जो है ना ये किसी सी के अधीन क्षेत्र है। तो ये चाहता था कि भाई हम इसको कब्जा कर ले, ये इसको कब्जा कर ले, ये चाहता था कि भाई हम इधर कब्जा कर ले, इधर कब्जा कर ले। असल में तो लिमिटेड एरिया है कि इनका कंट्रोल जो है वो यहीं तक रहेगा, पर ये एक दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का भी प्रयास करते थे, यानी कि उनके ऊपर भी अटैक करते थे और कब्जा करते थे। तो देखिए इसी के बारे में आगे बताया गया। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। यानी ये एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर वहाँ के राजवंश जितने थे ना वो शासन करना चाहते थे। यानी कि वो चाहते थे कि भैया ये हमारे क्षेत्र में आ जाए, ये हमारे क्षेत्र में आ जाए, और इस चक्कर में वो लड़ाई करते रहते थे, यानी युद्ध उनमें होता रहता था। आगे है गुज्जर। आगे है गुज्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यानी कि कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर कौन लड़ते रहे, गुज्जर प्रतिहार वाले, राष्ट्रकूट वाले और पाल वंश वाले। ये तीनों किसके लिए लड़ते रहे, कन्नौज के ऊपर अपना नियंत्रण बनाने के लिए। जैसा कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया आपको कि किस तरह से जो है युद्ध जो है वो किया जाता था क्षेत्र को लेकर के। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, कौन कौन से थे, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय में की है। ये ध्यान रखना, त्रिपक्षीय का मतलब क्या हुआ, त्रि मतलब 3, पक्षीय मतलब 3 पक्ष। तो 3 पक्ष की लड़ाई किसके लिए थी, तो कन्नौज के लिए थी। ठीक है, इस समय के शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जबकि वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे
तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। यानी कि ऐसे मंदिर जो किसी एक राज्य के अंतर्गत आता है, मान लीजिए एक राज्य है ये ए, इसमें एक मंदिर है, और एक राज्य है ये बी जिसके अंदर भी एक मंदिर है, लेकिन ये जो मंदिर है ना, यानी ये मान लीजिए बी राज्य जब इस पर आया अटैक करने के लिए, तो वो क्या करेगा, राज्यों पर तो अटैक कर रहा है, लेकिन इसका जो वो होता है ना फोकस, वो इस मंदिर पे होता है। क्योंकि कोई भी राजा अगर मंदिर या मस्जिद बनवा रहा है तो वो उसके अंदर अपनी संपत्ति को दिखाता था, अपने संसाधन, अपनी प्रशस्ति को वो दिखाता था उसके अंदर की, या तो वो बहुत बड़ा मंदिर बनाता था या उसमें सोने वगैरह की चीज़ें रखता था। ठीक है, तो ये कोई भी अटैक करने आता था ना, तो वो मंदिर को जरूर अपना निशाना बनाता था, ताकि वहाँ से जितना ज़्यादा धन हो सके वो उसको मिल जाए। और ये धन जो है एक ही जगह इकट्ठा होता था, तो इस पर अटैक करके इसको लेके जाना भी काफ़ी आसान हो जाता था कई बारी। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर, धन के लिए युद्ध। आगे देखिए क्या बताया गया है। अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद ने 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक कर लिया था। यानी कि यहाँ तक इसने क्या करा था, अपने जो एरिया था ना उसको इसने बढ़ा लिया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। इसलिए हमला करता था ताकि वो जो है अपने क्षेत्र को बढ़ा सके। अब देखिए उसका निशाना क्या क्या थे। तो उसका निशाना कौन कौन से थे, देखिए संपन्न मंदिर, यानी ऐसे मंदिर जो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी संपन्न थे। ठीक है, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन लूट कर ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर जिसने आक्रमण किया और वो आक्रमण करके यहाँ से क्या धन लूट के लेके जाता था, तो वो कौन था, महमूद गजनी। अब गजनी जो है वो जगह का नाम है, महमूद जो है वो राजा का नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है ना, गजनी के सुल्तान महमूद। तो सुल्तान जो है वो महमूद है, गजनी जो है वो जगह है अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी थी ना वो पहले गजनी थी। तो अपनी राजधानी को वो वैभवशाली बनाने के लिए, काफ़ी अच्छा बनाने के लिए वो क्या करता था, तो भारत के गुजरात में वो अटैक करता था, और ख़ास करके सोमनाथ मंदिर पर, क्योंकि ये काफ़ी संपन्न मंदिर था और यहाँ से वो धन वगैरह लूट के लेके जाता था। आगे देखिए, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। तो देखिए चौहान जो थे वो पहले क्या थे, चहमान। ठीक है, और ये भी युद्ध करते थे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। इन्हें राज्य विस्तार के क्रम में गुजरात के चालुक्यों तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहलवाड़ों से टक्कर लेनी पड़ती थी। आगे देखिए क्या बताया गया है। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था, तो पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल क्या था, 1168 से लेकर के 1192 ईस्वी, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी में हराया, लेकिन दूसरे ही साल उसके हाथों ही मारा गया। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध शासक था। कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो चौहान का मतलब क्या है, चहमान, यानी पहले उनका नाम तो चहमान ही था। तो पृथ्वीराज तृतीय यानी जो तीसरे थे, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी को जो अफगान का शासक था, यानी अफगानिस्तान का शासक था, वो 1991 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल जब इसने अटैक करा दोबारा गौरी ने, तो उसी अटैक में जो है ये मारा गया, यानी कि उस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई। आगे जो है इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में, इन दोनों में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो आप उसको एक बार देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हम चौल राज्यों के बारे में। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चौल शासक था, 985 ईस्वी में राजा बना। उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। पुनर्गठन का मतलब होता है दोबारा से निर्मित करना, दोबारा से गठित करना। ठीक है, राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। जल सेना वो जो पानी में रह करके या पानी में अटैक किया करती थी या पानी में लड़ा करती थी। आगे देखिए बताया गया है चौल मंदिर और मूर्ति कला के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चौलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चौलपुरम के बड़े मंदिर, यानी ये दो बड़े मंदिरों के नाम हैं, जिसे किसने बनवाया है, राजराज और राजेंद्र प्रथम ने। ये मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चौल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे।
ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उसके लिए काम करते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार यानी जो माला बनाता है, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। यानी कि इस मंदिर के आसपास की ज़मीन जो थी, जहाँ से जो भी उपज होती थी और उसको बेच करके या जैसे भी जो धन मिलता था या जो उपज मिलती थी, वो केवल किस पर खर्च की जाती थी? तो पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक यानी ऐसे व्यक्ति जो मंदिर से रिलेटेड काम करते थे, केवल उन पर ही खर्च की जाती थी। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे। ठीक है। सजावटी द्वार 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। यानी कि तब जो है सजावटी द्वार, पट बनाने शुरू हो गए। पट मतलब जो मेन गेट होता है। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चौल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य 375 प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। आगे देखिए चोल साम्राज्य का प्रशासन। इसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। किसानों की बस्तियां, जिसे क्या कहते हैं? उर। ठीक है। यानी चोल साम्राज्य के वक्त में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। तो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाड़ू कहा जाता था। ठीक है। तो देखिए किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर। और इस तरह के जो गांव हैं, इनके समूह को क्या कहा जाता था? यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस। जो इस तरह के विलेजेस थे जो काफ़ी समृद्ध हो चुके थे, काफ़ी डेवलप हो चुके थे, उनको क्या कहा जाता था? नाड़ू। ग्राम परिषद और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाजों में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई मानी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में वेंद वेलन, जिसका मतलब क्या होता है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। यानी ऐसे व्यक्ति जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देंगे, अपनी सेवा प्रदान करेंगे। या फिर अरियार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। इसके बाद है कृषि और सिंचाई। तो देखिए चौल साम्राज्य के वक्त में कृषि और सिंचाई के बारे में बताया गया है। चौलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। इन्होंने बाढ़ रोकने के लिए तटबंध का निर्माण किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई यानी कि इरिगेशन कृत्रिम रूप से करना काफी जरूरी था। कृत्रिम रूप का मतलब होता है आर्टिफिशियल रूप से। ठीक है। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई, यानी कि कई सारे तरीके जो हैं अपनाए गए। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। ठीक है। ये जो है तरीके अपनाए गए थे चौल साम्राज्य के वक्त में कृषि के लिए। ठीक है। इसके बाद है भूमि के प्रकार। देखिए चौल साम्राज्य के वक्त में भूमि जो थी वो कितने प्रकार की थी? तो पहली है लन वगाई। ये किसे दिया जाता था? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। यानी कि ऐसे किसान जो गैर ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ठीक है। तो उनकी भूमि को क्या कहा जाता था? वह लन वगाई। ठीक है। उसके बाद दूसरी तरह की जो भूमि थी उसका नाम है ब्रह्मदे। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदे। तीसरी तरह की जो भूमि है उसका नाम है शाला भोग। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, यानी विद्यालय के लिए भूमि जो दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? शाला भोग। शाला का मतलब ही होता है विद्यालय। चौथी तरह की जो भूमि थी वो थी देवदान या तिरुनम टुक्कनी। ये किस तरह की भूमि थी? तो ऐसी भूमि जो मंदिर को उपहार में दी गई थी, यानी कि मंदिर के लिए उपहार में दी गई थी। पांचवी तरह की जो भूमि थी वो थी पल्ली चंदनम। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। आगे देखिए क्या बताया गया है इसके अंदर। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर या फिर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। यानी कि पूरी तरह से ब्यौरा दे करके इसको दर्ज करवाया जाता था। आज भी आपको मंदिरों की जो दीवार है ना, उनके पत्थरों पर कुछ तरह के शिलालेख मिल जाएंगे जहाँ पर जो है कुछ बातें लिखी गई होती हैं मंदिरों से रिलेटेड। इसके बाद है नगरम। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो देखिए नगरम का यहाँ पर क्या मतलब है? व्यापारियों का संघ। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेहर से प्राप्त अभिलेखों में
इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां बनाई गई थी। समितियां मतलब यानी एक सभा मेन जो हो गई, उसके अंदर समितियां बनाई गई थी जो किसी किसी अधिकारियों के अंतर्गत रहती थी। और ये अधिकारी भी कौन थे? ये भी उसी सभा के व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चौल वंश के वक्त की बात थी। आगे देखिए, चोलों का स्थानीय स्वशासन, यानी कि जहां पर ये रहते थे वहां पर किस तरह का शासन करते थे उसके बारे में बताया गया है। तो चौल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो कौन कौन सी है? उर, सभा या महासभा और नगरम, यानी कि उर, महासभा या नगरम। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस काल के स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा या महासभा बालिक सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उर एक सामान्य प्रकार की यानी कि सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, यानी कि उर के अंदर वो व्यक्ति थे जो साधारण लोग थे। इसमें ग्राम पुर दोनों ही सम्मिलित होते थे। उर का शाब्दिक अर्थ होता है पुर। इसकी कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? आलुंगणम। ठीक है, इसके बाद है सभा या महासभा। तो गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण क्या कहा जाता था? अग्रहार। ये इनकी सभा होती थी। इसको क्या बोलते हैं? सभा या महासभा। अर्थात यह मूल रूप से अग्रहारों अथवा ब्राह्मणों की बस्तियों की संस्था थी, यानी ऐसी बस्तियां जहां पर केवल ब्राह्मण ही रहा करते थे। उसके बाद है गांव के कारोबार की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसको क्या बोलते थे हम? वारियम। जिसको क्या कहा जाता था? वारियम। वारियम यानी कि कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी का मतलब हो गया वो समिति जो कार्य करेगी। ठीक है, गांव के अंदर जो कारोबार की देखरेख करती थी। इसकी सदस्यता के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का नामांकन होता था, जिसके पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि हो, जो अपनी भूमि पर बने मकान में रहता हो और साथ ही वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। ये 3 गुण होने चाहिए उसके पास, यानी अपनी भूमि होनी चाहिए कम से कम 1.5 एकड़, उसके बाद अपनी ही भूमि पर बने मकान पर रहता हो, इसके साथ साथ उसे वैदिक मंत्र भी आते हों और उसकी आयु जो है वो 35 से 70 के बीच में हो, तो वो इस समिति का अध्यक्ष या इस समिति में जुड़ सकता था। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है नए राजा एवं राज्य, जो अध्याय 12 था इतिहास का, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।